नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताजा तरीन बुलेटिन की ओर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग के द्वारा पोषण टैंकर ऐप डाउनलोड करके डेली रिपोर्ट अपलोड किए जाने के दबाव पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि ये केंद्र की योजना है और हमारे यहाँ कुछ लोगों को मोबाइल नहीं दिया गया है। साथ ही लोगों द्वारा न्यायालय में शिकायत की गई थी, जिसे लेकर ये योजना शिथिल है। नहीं, अभी उसमें शिथिलता कर दिए हैं। अगर ऐसा स्थिति है, कई बार क्या है नेट की भी प्रॉब्लम होती है और किसी के पास मोबाइल भी बहुत लोगों के पास नहीं है, तो अभी हम लोगों ने ये मना कर दिए हैं। केंद्र से ही आया था कि ट्रैक करना है मोबाइल के माध्यम से, पर हमारे यहाँ कोर्ट में भी चले गए थे कुछ, तो कोर्ट से भी आदेश हो गया है और अब हम लोग इसमें शिथिलता बरतते हैं। अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में स्वास्थ्य कर्मियों का 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर के बूढ़ा तालाब में जारी है। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले इस आंदोलन में प्रदेश के समस्त अस्थायी कोविड कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जबकि सभी कर्मचारी की मांग है कि कोरोना काल के दौरान अस्थायी रूप से भर्ती स्वास्थ्य कर्मियों को कार्य पर निरंतर रखा जाए एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए। चलो मेरी बहना हल्ला बोल। ये निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश को देखा जा रहा है, तो प्रदेश स्तर पर अधिकतर जिलों में हमारे लोगों को टर्मिनेट कर दीजिए। ये है हमारे इस कोविड जैसे वैश्विक महामारी में हमारे लोगों ने अपने आप को ध्यान में रखकर सेवा दिए हैं। पोस्ट जो खुला था 3 मंथ के लिए खुला था, 3 माह के बाद 3 महीने से 6 महीने, 6 महीने से 9 महीने से धीरे धीरे बढ़ाया गया। हमारे लोगों ने निरंतर सेवा दी है। अभी कोविड की दरें कम होने के कारण हमारे प्रदेश के अधिकतर जिले के लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि वो सब बेरोजगार हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यहाँ आने से पहले प्राइवेट सेक्टरों में काम चल रहे थे, काम अच्छे खासे काम चल रहे थे और अर्थोपार्जन जीविका चल रही थी। अभी देखा जा रहा है कि सब पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए, तो सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें हमारे सभी लोगों को कार्य पर निरंतर रखा जाए। इस बीच हमें बहुत सारी दिक्कतों का, बेरोजगारी सबसे बड़ी है हमारी, जो दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारे जितने भी कोविड कर्मचारी साथी हैं, उनके भी घर परिवार है जिनको फाइनेंशियली रूप में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कई जिले ऐसे हैं जहां अभी तक सैलरी तक नहीं दिया गया है 3-4 महीने से काम करने के बाद भी। तो इन सब चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है इस चीज से। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति नगर में खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कृषि विभाग के उप संचालक ने कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मेसर्स ज्ञानी राम चंगी राम की 4 दुकानों समेत खाद के गोदामों को सील कर विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उप संचालक की इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि जिले के कलेक्टर ने किसानों को खाद उचित मूल्य में उपलब्ध कराने के लिए सभी विकास खंड में आरईओ की नियुक्ति की है। बावजूद इसके यदि कहीं अधिक कीमत में खाद बेचने की सूचना मिलेगी तो निश्चित ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कौन सा फॉर्म उसका हो जाए तो ठीक लगता नहीं, हमारा लगातार अभी हमारा टीम के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। शक्ति में शिकायत हुआ है तो अधिक दाम पे खाद का बिक्री कर रहे हैं। साथ ही जो है ना रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन नहीं, पीओएस मशीन में जो है एंट्री नहीं कर रहे हैं। इस पे हमारे टीम और वहाँ के जो रेना मैडम है उनके और हमारे कृषि विभाग की टीम ने एक नहीं 4 प्रतिष्ठान पर छापा मारे और उसको सील कर दिया गया। सही सत्यता पाए जाने पर यहाँ हमारा रिपोर्ट देने पर हम जो है ना उसको निलंबन भी कर दिए हैं। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ व SCERT के ACCL प्रकोष्ठ द्वारा 3 दिवसीय आवासीय कार्यशाला की शुरुआत आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर में की गई। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रौढ़ प्रशिक्षार्थियों को प्रवेशिका निर्माण की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला में अलग अलग संभाग के ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि रखते हैं। जो लोग शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर हैं और जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए हैं और जो अपनी प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं, उनको शिक्षित करने के लिए जो
आने वाले भविष्य के लिए देखा जाए तो वो बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, तो घर में बच्चों को पढ़ा भी सकें, ऐसे पालकों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलता है। और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जो पहले साक्षर किए जाने के लिए जो किताबों का उपयोग होता था, पुस्तकों का उपयोग होता था, उन पुस्तकों में ऐसे पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं जो कि ज्यादा उपयोगी हो, जो उनके लिए व्यवहारिक हो। इन किताबों के लिए एक प्रवेशिका बोलते हैं हम लोग, प्राइमर, उसके निर्माण की कार्यशाला हो रही है। जशपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी महिला व स्व सहायता समूह के सदस्यों ने जैविक और अजैविक कचरे को आय का साधन बनाने के बाद अब कांच की टूटी फूटी बोतल और कांच के जोखिम वाले कचरे का भी बेहतर उपयोग करके पंचायत को भारी भरकम खर्च से छुटकारा दिला रही है। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी इन महिलाओं द्वारा लगभग 100 कस्बों में डोर टू डोर कचरा एकत्रित किया जा रहा है। इन महिलाओं द्वारा गांव और कस्बों को स्वच्छ रखकर पेड़ों की छांव तले बैठने के लिए चबूतरे भी बनाए जा रहे हैं। स्वच्छता दीदी लोग गांव-गांव जाके कचरा इकट्ठा करते हैं और उसमें से प्लास्टिक बाटल और कांच बाटल मिलता है, उसमें चबूतरा निर्माण किए हैं और गांव के लोग आकर उसमें बैठते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चबूतरे के निर्माण के काम में कांच की टूटी फूटी बोतलों के बेहतर ढंग से उपयोग कर बेहद मामूली लागत से काफी आकर्षक चबूतरे तैयार हो रहे हैं। जिला पंचायत अधिकारी के.एस. मंडावी का कहना है कि जोखिम भरे कचरे का चबूतरे के निर्माण में बेहतर उपयोग कर पूरे जिले की ग्राम पंचायतों में इसका लाभ लिया जाएगा। इधर कलेक्टर महादेव कावरे ने भी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं की सूझबूझ की सराहना की है। जशपुर जिला में 217 SLNW है, निर्माणाधीन है, जिसमें का 88 पूर्ण हो चुका है, बाकी सतत जारी है। इसमें हमारे स्व सहायता समूह के बहनें लोग लगी हैं, उनके द्वारा कचरा का कलेक्शन करके उसको साइटिंग करते हैं और उसको आजीविका के संसाधन के रूप में भी उसको काम कर रहे हैं। एक प्लास्टिक यूनिट का भी काम प्रक्रियाधीन है। मैं बताना चाहूँगा कि कचरा को संसाधन के रूप में बनाने के लिए और महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए कचरा प्रबंधन का कार्य जिले में बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर आपके पैर नजर। वीआईपी न्यूज सच का आईना सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। वीआईपी न्यूज सच का आईना। खबरों की समझ रखने वाले अनुभवी चेहरे और जोश से भरे युवाओं की हमारी टीम बनेगी आपकी आवाज। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, सिनेमा और संगीत की, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की। वीआईपी न्यूज। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ में जब प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बननी थी, तब छत्तीसगढ़ के 4 बड़े नेता, जिसमें भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत, दिल्ली गए। दिल्ली में राहुल गांधी के समक्ष मीटिंग हुई, सोनिया जी से भी मिले, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान चीजें तय करता है, और भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद हवाओं में ये बात बहुत तैरती रही कि ये 2.5 साल
कि सत्ता परिवर्तन की बात है, 2.5 साल जैसे ही होंगे तो भूपेश बघेल बदल जाएंगे और टीएस सिंहदेव सत्ता में आ जाएंगे। जैसे ही 2.5 साल नजदीक आने लगे और 17 जून के आसपास जब 2.5 साल पूरे हो रहे थे तो सोशल मीडिया पे ये बात बहुत वायरल की गई कि टीएस सिंहदेव अब मुख्यमंत्री बनेंगे और भूपेश बघेल हटेंगे। टीएस सिंहदेव ने खुद इसका खंडन किया। जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं पीएल पुनिया, उन्होंने भी इसका खंडन किया। और 17 जून के बाद जब खबरें पुनिया जी की तरफ से भी आ गई, टीएस सिंहदेव की तरफ से आ गई, तो मामला लगभग शांत हो गया कि अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। इस बीच में सिंहदेव जी के और सत्ता के साथ एक जो झगड़े थे वो थोड़े दिखाई दिए। एक विधायक उनसे नाराज हुए, वो सदन से उठ के गए। इसको लेकर भी छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ लिखा पड़ा गया, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें वायरल हुई। अचानक से आज जब राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव को और भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया तो सोशल मीडिया में कल से ये बात चल रही कि अब 2.5 साल का भूत फिर से उठ गया है और अब फिर से टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। आज फिर 3 घंटे की बैठक राहुल गांधी के साथ हुई और उस बैठक के बाद पीएल पुनिया जी ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर 2.5 साल को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ के विकास की बात हुई है, यहां से परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कृषि की स्थिति और प्रदेश में अकाल की जो आशंका है उस पर हमने चर्चा की है। तो ये जो लोग आज दिन भर से, कल शाम से एक आवाज हो रही थी कि पता नहीं फिर से 2.5 साल का जो भूत जगाया जा रहा था, उस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने भी चुटकी ली और उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं कोई मामला होगा, तभी जो है ये इस तरह की बातचीत हो रही है। बीच में जैसा कि सरगुजा के सीएम के एक समर्थक माने जाते हैं विधायक व्रतपत सिंह, उन्होंने जो आरोप लगाया था बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और उसके कारण थोड़ा सा एक माहौल गर्म हुआ था। पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है, उनके जन्मदिन पे जिस तरह से लोगों ने देखा कि सारे विधायकों को उनको समर्थन है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह जमीनी नेता हैं, जिस तरह की योजना वो एक के बाद एक ला रहे हैं, तो ये सब समझ रहे थे कि ये जो कुछ बातचीत है ये सोशल मीडिया की शोसेबाजी है, यह एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश है। भूपेश बघेल ही के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, जिसकी वो तैयारी उन्होंने अपने साथियों के साथ शुरू भी कर दी है। तो ये जो कुछ बातचीत कल शाम से आज लगातार होती रही, अब कहीं जाकर फिर से इस बातचीत में विराम लगाया। फिर भी लोग अपने अपने ढंग से एक कवायद कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने इन्हें क्यों बुलाया होगा, क्या बात की होगी, क्या समझाइश दी होगी। तो ये अभी हवाओं में है, चर्चाओं में है, अपने अपने ढंग से लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। चौक चौराहों पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, अखबार के गासिप कॉलम में, सब जगह इस तरह की बात है। पर इन सब से परे 2024 के चुनाव में किस तरह से कांग्रेस आए, इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। भूपेश बघेल एक के बाद एक नई योजना, जिसमें वो गांव को अपने साथ जोड़ रहे हैं, किसान को अपने साथ जोड़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो वो सारी योजनाओं को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस और किन किन एजेंडों पे जो उनका घोषणा पत्र था, जन घोषणा पत्र, उन पर क्या क्या काम करती है। फिलहाल 17 जून के बाद अचानक से जो मामला फिर गरमाया था 2.5 साल का, तो वो मामला आज पत्रकार वार्ता के बाद दिल्ली में जो पत्रकार वार्ता हुई है, जो पत्रकारों से चर्चा हुई है, उसके बाद उसने एक फिर विराम लिया। फिर भी कहीं ना कहीं लोग हवाओं में बहुत तरह की बात करते हैं। बात लोगों में बात है कि उन लोगों को कोई ना कोई बात चाहिए और लोग कहते हैं कि कहीं अगर बुलाया जा रहा है तो कहीं कोई धुआं उठ रहा होगा, ये लोग इस तरह की बात करते हैं। बहरहाल मामला भूपेश बघेल के नेतृत्व का था जो यथावत है और वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, ये बात आज मीडिया में एक बार फिर दोहराई गई है। गुढ़ियारी थाना पुलिस ने इलाके में गांजे की बिक्री में संलिप्त 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 किलो गांजा बरामद कर सभी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहन राजपूत उर्फ मोहन नेपाली इलाके का पुराना बदमाश है। उसके कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसी प्रकार अन्य 2 युवक महेश पथोड़े और करण दास मानीपुरी के पास से भी 2 किलो गांजा मिला है। आरोपियों के कब्जे से 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। सभी आरोपी पुराने बदमाश हैं और नशे के कारोबार में काफी समय से लिप्त हैं।
है अपना काली मंदिर के पास मुखबिर गांजा बेचने की तलाश में घूम रहे थे एक्टिवा वाहन में गांजा लेकर। इस सूचना पर दबिश देकर कार्रवाई की गई है। 7 किलो गांजा के साथ 3 आरोपियों को एक्टिवा वाहन सहित गिरफ्तार किया गया है और अपराध क्रमांक 202/21 धारा 20B NDPS के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष वही प्रस्तुत किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नशे के विरुद्ध लगातार मुहिम चलाई जा रही है। पूर्व में भी ये नशे के कारोबार में कई बार संलिप्त रहा है मोहन नेपाली और वर्तमान में भी इसके खिलाफ लगातार सूचनाएं मिल रही थी। काफी दिन से इस पर प्रयास नजर रखी जा रही थी। उसी अनुक्रम में कल ये कार्रवाई की गई। उस संबंध में तो उड़ीसा से लाना बताए हैं, इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ससहा गांव की शराब की दुकान में बीती रात 9 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। शराब दुकान के मैनेजर ने पामगढ़ थाना में घटना की सूचना दी। मामले की जानकारी मिलने पर पामगढ़ पुलिस और एडिशनल एसपी ग्रामीण द्वारा मौके में पहुंचकर घटना की जानकारी ली गई। गौरतलब है कि इसी शराब दुकान में इसी माह पूर्व चोरी हुई थी, जिसके बाद शराब की दुकान में इतनी बड़ी राशि को बिना सुरक्षा के रखना संदेह को जन्म दे रहा है। पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जांच प्रारंभ कर दी है। शराब दुकान के कर्मचारियों ने इस मामले में प्रति परीक्षण करना भी शुरू कर दिया है। या तो इसका पैर रख के उसको हटाने का काम किया होंगे। देखो ना इसमें वो पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ससहा का ये मामला है। पामगढ़ ग्राम ससहा में जो कंपोजिट मदिरा की दुकान है, वहाँ के आबकारी सब इंस्पेक्टर महेश कुमार, जिनके द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि बीती रात्रि में किसी अज्ञात चोर के द्वारा मदिरा दुकान को तोड़कर उसमें घुस के वहाँ रखे हुए 9,25,000 रुपए चोरी कर लिए गए, जिसमें प्रथम दृष्टि अपराध का पाए जाने से IPC की धारा 380 और 457 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में विवेचना की जा रही है। राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के बावजूद चाकूबाजी और हत्या जैसी वारदातों को आसानी से अंजाम दिया जा रहा है। शहर में चाकूबाजी और हत्या की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार देर रात युवक की चाकू गोदकर बदमाशों ने हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची गंज थाना पुलिस ने मृतक की पहचान देवा नायडू के रूप में की है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपियों के बीच पहले ही पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। फिर आरोपियों ने चाकू से देवा नायडू की हत्या कर दी। वहीं मृतक और आरोपी पुराने बदमाश हैं। पूरा मामला थाना गंज के अंतर्गत हुआ था, जिसमें स्टेशन के पास देवा नायडू नामक रामनगर का एक लड़का था, जिसकी उसके दोस्तों ने हत्या की थी। पूरा मामला आपसी खींचतान का था तथा अभी जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिली थी, उसके बाद ये चारों में लड़ाई हुई थी मोबाइल को लेकर। उसके बाद शुभम तथा अन्य उसके जो दोस्त हैं, लगभग 4-5 हैं, उन्होंने मिलकर देवा नायडू की हत्या की थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस प्रकरण में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 आरोपी की टीम लगातार लगी हुई है। जल्द से जल्द हम उसको गिरफ्तार करके रिमांड में भेज देंगे। प्रदेश में गौठानों की स्थिति पर अब कांग्रेस सरकार की नजर होगी, जिसके तहत गौठानों की मॉनिटरिंग के साथ संगठन द्वारा फीडबैक लिया जाएगा। वहीं PCC की ओर से सभी ब्लॉक के गौठान प्रभारी नियुक्त करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ज्यादातर ब्लॉकों से नाम PCC को भेज दिए गए हैं। इन नामों पर संगठन की मुहर लगाने के बाद संगठित गौठान प्रभारी की प्रदेश स्तरीय बैठक की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी दिशा निर्देश नए सिरे से दिए जाएंगे। राजधानी सहित प्रदेश के हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी PACL पर पुलिस की सख्ती जारी है। कुछ हफ्ते पहले ही पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब से कंपनी के MD सुखदेव सिंह को रायपुर लाया गया था, जिसके बाद अब एक और डायरेक्टर को गिरफ्तार करने में मौदापारा पुलिस को सफलता मिली है। हम आपको ये भी बता दें कि आरोपी डायरेक्टर तरलोचन सिंह के खिलाफ रायपुर के मौदापारा और गोबरा नवापारा में शिकायत दर्ज है। जानकारी देते हुए CSP अविनाश ठाकुर ने बताया कि मामले में जांच चल रही है।
आरोपी की जानकारी मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला थाना मौदापारा के अपराध क्रमांक 12/16/420/409 का था, जिसमें चिटफंड की धारा जुड़ी हुई थी। इस पर पूरे में एक डायरेक्टर जो कंपनी थी उसके डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया था। और इस प्रकरण में तरलोचन सिंह जो एक और डायरेक्टर हैं जिनकी जानकारी हमें मिली, उसको अभी महासमुंद से प्रोडक्शन वारंट के तहत यहाँ के जिला जेल में रिमांड पर भेजा गया है। अन्य 2 आरोपी और हैं जिनकी तलाश की जा रही है और जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक जो हमें जो आरओसी से जानकारी मिली थी उसमें कुल 5 डायरेक्टर के नाम थे, जिसमें से 1 गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 आज हमने गिरफ्तारी की है। अभी 3 आरोपी और बचे हैं जिनके बारे में पता चला है कि 1 डायरेक्टर की मृत्यु हो चुकी है और 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिस संबंध में हमारी टीम लगातार लगी हुई है। भाजपा रायपुर जिला की आम बैठक एकात्म परिसर में हुई। बैठक का मुद्दा रायपुर नगर निगम का कामकाज रहा, जहां नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर एजाज ढेबर पर निशाना साधते हुए कहा कि रायपुर नगर पालिका में पिछले 2.5 सालों में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा शासन की योजनाओं का रंग रोगन कर कांग्रेस सरकार उद्घाटन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है वो नगर निगम के जो अंतर्गत आने वाले सारे 10 जोनों को का घेराव करेगी और जोन के कमिश्नर पे दबाव बनाएगी कि शहर के अंदर की जो वार्डों के विकास के जो कार्य है उसकी स्वीकृति प्रदान की जाए। महापौर एजाज ढेबर जी की इस कार्यकाल में अभी तक की कोई भी स्वयं की उपलब्धि नहीं है। नगर निगम के माध्यम से जो कार्य वे कर रहे हैं वे स्मार्ट सिटी के माध्यम से कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में जो पैसा आता है वो सेंट्रल से पैसा आता है, अपने नगर निगम में उनका एक भी पैसा नहीं है। नगर निगम की माली हालत बहुत खराब है। जो भी कार्यों का लोकार्पण कर रहे, चाहे बस स्टैंड का लोकार्पण हो, तो ये हमारी सरकार ने जो ढांचा तैयार किया था, जो स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसी स्ट्रक्चर को रंग रोगन करने में उनके पास 2.5 साल का समय था। प्रदेश की सरकार पर चाहते तो उसे सर्व सुविधा युक्त बना के उसका लोकार्पण करते। इतने दिन हमारी शहर की जनता रुकी है, 1 महीना और इंतजार कर लेती। आधी अधूरी सुविधा के साथ, बिना किसी सुविधा के साथ उन्होंने इस बस स्टैंड का लोकार्पण किया है। राजधानी रायपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं 24 घंटे में 18 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 18 में से 7 मरीजों का उपचार अस्पताल में चल रहा है, तो 11 मरीजों को घर में ही इलाज की अनुमति मिली है। जनवरी से लेकर अब तक के टोटल 242 केस हो चुके हैं। आज की डेट में सिर्फ 6 लोग ही एडमिट हैं, उनमें से भी कुछ लोग आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि सभी स्वस्थ हैं। इवन जो 1 साल का बच्चा भी जो पॉजिटिव आया था वो तो अभी नागपुर घूमने भी चला गया है ना, तो किसी की भी तबीयत खराब नहीं है। और आप यदि डेथ की बात बोल रहे हैं तो अभी तक के जो पहला 1 मरीज जिसकी डेथ हुई थी उसी घर की डेथ हुई है और नया केस हमारे पास डेथ का मामला अभी नहीं आया है। एक्टिव मरीज अभी सिर्फ 11 हैं। 11 में से 5 तो अपने घर पे ही हैं, 6 एडमिट थे। 6 में से भी अभी कुछ लोग डिस्चार्ज आज की डेट पे हो गए होंगे। राजधानी के धरसीमा क्षेत्र में पेट्रोल पंप संचालक ने एक टैंकर संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपी कंपनी ने बायोडीजल देने के नाम पर लगभग 18 लाख रुपए लिए हैं और अब तक माल की डिलीवरी नहीं की है। जानकारी देते हुए रायपुर ग्रामीण एएसपी लखन पटले ने बताया है कि सितंबर 2020 में आरोपी और प्रार्थी नंदन कुमार अग्रवाल के मध्य पैसों का लेन देन हुआ था। इसके बाद माल की डिलीवरी नहीं की गई। उन्होंने ये भी बताया कि मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना धरसीमा अंतर्गत नंद किशोर अग्रवाल प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उन्होंने 2020 के 9वें महीने में एक व्यक्ति है मिशिल उमेश साहू, उनके अकाउंट में 17,70,000 रुपए आरटीजीएस किया था बायोडीजल के लिए, लेकिन अभी तक न तो उनके द्वारा बायोडीजल भेजा गया है और न ही पैसा वापस की गई है। इसमें धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो नंबर के माध्यम से उनको आरटीजीएस किया गया था वो उसके कॉल डिटेल निकाल के कार्रवाई की जा रही है। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। रायपुर के पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने रूस का माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहरा दिया है। चित्रसेन के दोनों पैर नहीं हैं, वो आर्टिफिशियल लेग्स की मदद से चलते हैं। एल्ब्रूस पर दोनों आर्टिफिशियल पैरों से चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
23 अगस्त को उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। चित्रसेन ने बताया कि चढ़ाई को पूरा करने में उन्हें 8 घंटे का वक्त लगा। पहाड़ की चोटियों पर पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहराया। देश और दुनिया को वो प्लास्टिक फ्री बनाने और दिव्यांगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का संदेश दिया। इस पूरे मिशन में चित्रसेन का सहयोग नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले छत्तीसगढ़ियों के संगठन नाचा ने किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिन दहाड़े सरकारी स्कूल में घुसकर 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। छात्र इंटरवल के दौरान ही क्लास से निकलकर कैंपस में पहुंचा था। इसी दौरान 2 लड़कों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। वारदात के बाद साथी छात्र उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रैफिक पुलिस नियमों को लेकर सख्त हो गई है। पुलिस ने मंगलवार को 71 सरकारी कर्मचारियों और अफसरों का चालान काटा है। उनमें 35,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। ये कार्रवाई हेलमेट नहीं पहनने, बाइक पर ट्रिपल सवारी और कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर की गई है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में किसानों के साथ मक्का खरीदी के नाम पर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि व्यापारी उन्हें पैसों के लिए बार बार चक्कर कटवा रहा था। अपनी ऊंची पहुंच बताकर जातिगत टिप्पणी भी करने लगा। पैसे मांगने पर धमकी देना भी शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ कोंडागांव थाने में FIR करवाई गई है। अन्नदाताओं की FIR के बाद कोंडागांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। 1 दशक पहले तक स्टेटस सिंबल माने जाने वाली इंजीनियरिंग की पढ़ाई की स्थिति अब तक ये है कि पिछले 3 साल में प्रदेश में इंजीनियरिंग की 4,245 सीटें कम हो गई हैं तथा कई इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने पड़े। अब प्रदेश के 33 इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर की 11,381 सीटें बची हैं। सीटों में कमी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांचेस में आई हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस की सीटें बढ़ा दी गई हैं। पिछली बार इंजीनियरिंग की 1221 सीटें थी, तब भी 33 संस्थानों में एडमिशन हुए थे। राजधानी के सबसे पहले विवादित और चर्चित निर्माण यानी स्काई वॉक के उपयोग को लेकर सरकार की तरफ से बनाई गई सत्यनारायण शर्मा कमेटी ने अपने सुझाव और अनुशंसा के साथ रिपोर्ट सोमवार को सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्काई वॉक के ढांचे में अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इसलिए इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस ढांचे के उपयोग के विकल्प भी हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े जनपद पंचायत गुरूर के ऑफिस के बाहर से एक्टिवा स्कूटी चोरी हो गई, जहां एक नकाब पोश चोर गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो गया। ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इसी के आधार पर उस चोर की तलाश में जुट गई है। हावड़ा से ओखा और पोरबंदर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि रेलवे प्रशासन इस रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया है। हावड़ा से ओखा और हावड़ा पोरबंदर 29 अगस्त तक चल रही है। रेलवे प्रशासन ने इन गाड़ियों के परिचालन में विस्तार करते हुए 7 सितंबर 2021 कर दिया है। इन दोनों गाड़ियों में कोरोना के सभी नियमों का पालन जरूरी है और इन गाड़ियों में कंफर्म टिकट यात्रियों को ही यात्रा करने की सुविधा और अनुमति दी जाएगी। VIP न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।